हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। हम एल्कोहल ईथर फिनोल 12 का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमने अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे कंटिन्यूस चल रहे हैं। तो आज हम एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कंप्लीट करते हुए फिनोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने रिडक्शन से एल्कोहल कैसे बनता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड एल्कोहल प्लस सोडियम H2 निकल पाउडर, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हुए हमने डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड और एसिड डेरिवेटिव से हमने एल्कोहल बनाए थे। बुओ ब्लांक रिडक्शन पढ़ा था और अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि जो नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रस एसिड है बेटा, HNO2। नाइट्रस एसिड्स ये होता है बेटा। तो नाइट्रस एसिड जो होता है वो जब प्राइमरी एमीन से रिएक्ट करता है RNS2 से, तो प्राइमरी एमीन जब HNO2 से रिएक्ट करता है तो एल्कोहल N2 प्लस H2O बनता है। ये रिएक्शन इस तरह से देखो बेटा, ये डायरेक्ट अपन को लर्न करनी है। RNS2 है और ये OH N डबल बॉन्ड O, इसमें ये हो जाता है, ये H2O, ये N2, तो कुल मिला के क्या हो जाता है, ROH N2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। तो अब R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, RCH3 R, हाँ अच्छा वो याद आ गई मेरे को बात बेटा। इसमें एक क्लियर कर दूं मैं, एक एक्सेप्शन भी है, वो क्लियर कर दूं। वैसे वो एक्सेप्शन एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट हो सकता है कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए। तो CH3 CH2 NH2, तो इसको अपन HNO2 से रिएक्ट करेंगे तो CH3 CH2 OH बनेगा N2 प्लस H2O। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि HNO2 क्या कर रहा है, NH2 को हटाकर OH लगा रहा है, NH2 को हटाकर क्या कर रहा है, वो OH लगा रहा है और कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल बन रहे हैं। तो इससे भी हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों तरह के एल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये प्राइमरी एल्कोहल बन गया। अब यहाँ R की वैल्यू कुछ भी हो तो ये प्राइमरी एल्कोहल बन जाएंगे, और यहाँ पर ये दोनों R होंगे। अब ये दोनों R कोई भी हो सकते हैं। तो अब इस केस के अंदर जब ये दोनों R हैं तो ये सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। तो लेकिन ये सारे प्राइमरी एमीन है, ध्यान रखना, NH2 ग्रुप है। हम एमीन का प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम जब NH2 ग्रुप पढ़ेंगे, नाइट्रोजन कंपाउंड 4th चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी तो आप ये देखें, रिएक्शन को समझे खाली, और बाय प्रोडक्ट हमेशा N2 प्लस H2O रिलीज होगा। तो हम इस मेथड से भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों तरह के एल्कोहल बना सकते हैं। पर मैंने क्या कहा, इसमें एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि जब हम इसका रिएक्शन मिथाइल एमीन से करते हैं, जब हम इसका रिएक्शन किससे करते हैं बेटा, मिथाइल एमीन से, तो ईथर बनता है, डाइइथाइल ईथर। तो ये आपको लर्न ही करना है। लेकिन मैंने फिर कहा, वैसे ये जो केवल बोर्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए इस चीज को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें 2CH3NH2 HNO2 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो डाइमिथाइल ईथर 2N2 एंड 3 मॉलिक्यूल वाटर बन जाता है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जिसमें मिथाइल एमीन से ईथर बनता है, अदरवाइज बाकी सारी एमीन से कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल बन जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसमें अभी हम नहीं जाएंगे, नहीं तो हम हमारे टॉपिक से आउट ट्रैक चले जाएंगे। और अब हम देखें तो एक बुक के अंदर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये तो हो गया बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन प्राइमरी एमीन, हाउ टू ऑब्टेन यूजिंग ग्रिनियर रिएजेंट ऑन मिथेनॉल।
वीडियो पोस्ट करके आप इसका सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मिथेनॉल से, ठीक है, तो ये दोनों इस तरह का क्वेश्चंस मैं लास्ट क्लास में भी करा चुका हूँ। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे को क्या करना है, मिथेनॉल क्या है बेटा, मिथेनॉल ये है। अब मिथेनॉल ये वाला है, तो हमको ध्यान दें आप, मिथेनॉल से क्या बनाना है, दिस इज द मिथेनॉल। और मिथेनॉल का जब हम RMgCl से रिएक्शन कराया हमने वाटर की प्रेजेंस में, तो ये जो पाई बॉन्ड है H इधर आ जाएगा, और ग्रिनियर रिएजेंट का जो R- है वो इधर आ जाएगा, और ये बन जाएगा RCH2OH। तो R की वैल्यू क्या है यहाँ, तो मैंने क्या कहा था, आप इस CH2OH को अलग कर दो तो R ये हो गया हमारे पास, ये हमारा एल्काइल ग्रुप है, क्योंकि मिथेनॉल से रिएक्शन हो रहा है तो CH2OH तो बनेगा ही। तो अब ये R क्या हो गया, अब ये R हो गया CH3CH CH3MgCl। तो जब हम इस ग्रिनियर रिएजेंट का वाटर की प्रेजेंस में मिथेनॉल से रिएक्शन कराएंगे तो अब ये R ये आ गया, तो इस R की जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे। और ये रिएक्शन इस तरह के क्वेश्चन मैं प्रीवियस क्लास में करा चुका हूं बेटा, ठीक है। तो यहां पर आप इस ये वाला यहां रिप्लेस करके और रिएक्शन लिख देंगे और प्रोडक्ट ये बना देंगे। सिमिलरली हमारे को यहां पर देखो, ये तो हो जाएगा, और ये तो यहां पर ये लेना है बेटा हमारे को, तो यहां पर जो R हो जाएगा वो ये हो जाएगा, MgCl। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहां पर R की जगह आप ये रख दें, तो इस ग्रिनियर रिएजेंट की जगह ये वाला यहां रिप्लेस कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये जो है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन मिथेनॉल के कार्बन पर अटैक करेगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर किसी स्टूडेंट को डाउट आ रहा है तो, वैसे आना नहीं चाहिए क्योंकि लास्ट क्लास में अच्छे से हमने ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। ये MgCl ग्रिनियर रिएजेंट, तो यहाँ पर ग्रिनियर रिएजेंट है, तो ये वाला जो कार्बन है ये यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास R की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास इस R की जगह ये साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है जो आप इजीली कर सकते हो। वही मैंने कहा था, रिवर्स प्रोडक्ट है, रिवर्स रिएक्शन करना आनी चाहिए इसके लिए। और फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, कार्बोलिक एसिड। तो फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं बेटा। फिनॉल को हम क्या बोलते हैं, फिनॉल इज आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। एंड सबसे पहले फ्रॉम हेलोएरिन्स, क्लोरोबेंजीन के साथ। तो ये अल्काइल हैलाइड के अंदर हमने जो चैप्टर में डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था ये क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन पर हम एक्वस KOH की रिएक्शन जब क्लोरोबेंजीन से करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। यानी एक्वस KOH से कोई रिएक्शन नहीं होती है। रीजन ये है कि क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या होता है, क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस की वजह से, क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाता है, क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस की वजह से इसके कार्बन क्लोरीन, ये क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड है, और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। इस वजह से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बॉन्ड लेंथ रिड्यूस हो जाती है। तो क्लोरोबेंजीन, अगर हम ये बोले कि हमने यहाँ एक्वस KOH लगा दिया और फिनॉल बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाली क्लोरीन बहुत हार्डली लीव करती है। इस क्लोरीन को हटाने के लिए हमको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए, क्योंकि ये कार्बन क्लोरीन का रेजोनेंस की वजह से क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस होता है, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस होता है, उसकी वजह से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन होती है उसके अंदर हमको कंसंट्रेटेड तो KOH या NaOH लेना पड़ता है,
623 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, 300 एटीएम प्रेशर देते हैं, ठीक है, और ये रिएक्शन होने देते हैं। और एक्सिस बेस है, तो मैंने आपको बताया था बेस एक्सिस है, तो एक्सिस बेस को फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए हम HCl ले लेते हैं या कोई भी एसिड ले लेते हैं जो एक्सिस बेस को न्यूट्रलाइज कर दे, नहीं तो फिर वो फिनोल, जो एक्सिस बेस है वो बने फिनोल से रिएक्ट करके और फिनोल को कोरोस्पोंडिंग फिनो ऑक्साइड आयन यानी सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इस एक्सिस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम पहले तो ये रिएक्शन होने देते हैं, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हम उस एक्सिस बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड डालकर। तो इस तरह से ये क्लोरोबेंजीन के साथ, क्लोरोबेंजीन से हम क्या बना लेते हैं और फिनोल बना लेते हैं और बाय प्रोडक्ट NaCl और KCl बन जाता है। फिर जो नेक्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये रिएक्शन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, बाद में डिटेल वापस आएगी इस रिएक्शन का। वैसे 11 में भी थी ये रिएक्शन, बेंजीन तो 11 में था ना बेटा। तो बेंजीन का पहले सल्फोनेशन करते हैं। तो सल्फोनेशन में हम इसको, तो पहले फर्स्ट स्टेप में तो हम बेंजीन का सल्फोनेशन करते हैं। तो सल्फोनेशन क्या होता है? कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 से हम जब हीट करते हैं, ठीक है, या फिर ओलियम से हीट करते हैं। ओलियम क्या होता है? ओलियम होता है H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर, ठीक, जो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है? H2S2O7। तो NCERT में एरो पे ओलियम लिखा हुआ है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 से ज्यादा अच्छा सल्फोनेटिंग एजेंट ओलियम होता है, और ओलियम इज द मिक्सचर ऑफ H2SO4 प्लस SO3। तो यहां पर क्या हो जाता है? सबसे पहले ये रिएक्शन करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन टू बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया, बेंजीन टू बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। और जब बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। फिर हम इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को अब हम इसको एक बार NaOH से ट्रीट करते हैं, एक्सिस ऑफ NaOH लेते हैं। और जब भी हम एक्सिस ऑफ बेस लेते हैं तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं? उस एक्सिस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड डालना जरूरी है। तो हमेशा देखना, जब भी एक्सिस बेस वाली रिएक्शन होगी तो फर्स्ट लिखा होगा NaOH, फिर लिखा होगा H+। तो ये H+ का मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूँ, बार बार समझा रहा हूँ कि जब भी कोई रिएक्शन एक्सिस बेस में हो रही है तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हम उसमें एसिड डालते हैं और इससे फिनॉल बन जाता है और बाय प्रोडक्ट बन जाता है हमारे पास Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, ठीक है, यहाँ 2 NaOH यूज करते हैं। तो ये रिएक्शन बेटा आपको अभी डायरेक्ट देखनी है, इसको ज्यादा हमको क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये इन रिएक्शंस की कोई ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है। तो ये रिएक्शन सीधा आ जाएगा हाउ टू कन्वर्ट बेंजीन टू फिनॉल, तो ये वाला रिएक्शन यूज करना है, ठीक है ना। हाउ टू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। बहुत बार बोलते हैं कन्वर्जन नहीं आ रहे, तो कन्वर्जन बेटा कोई बड़ी बात थोड़ी है। कन्वर्जन जो है वो तो अगर आपको रिएक्शन आता है तो डायरेक्ट लिख लोगे। अब ये है देखो, फ्रॉम डायज़ोनियम सॉल्ट, तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि डायज़ोनियम सॉल्ट का एल्काइल हैलाइड में भी आया था। डायज़ोनियम सॉल्ट को अभी हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। डायज़ोनियम सॉल्ट हमारा जो 4th चैप्टर है, सेकंड बुक का 4th चैप्टर, ठीक है ना, नाइट्रोजन कंपाउंड, वहां डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इस रिएक्शन को केवल देख लेते हैं एक बार। तो एनिलीन है, ये देखो बेटा, इस कंपाउंड को हम एनिलीन बोलते हैं। ये एनिलीन हो गया, ये एनिलीन हो गया, और एरोमेटिक एमीन है। अब इस एरोमेटिक एमीन का हम NaNO2 प्लस थ्राइस HCl 273 केल्विन से 278 केल्विन यानी करीब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ठीक है, हम इसका रिएक्शन करते हैं। तो एनिलीन ये लैब में भी हो जाती है बेटा रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं हम, लैब में एनिलीन अवेलेबल होता है, तो हम एनिलीन को क्या करते हैं, NaNO2 और थ्राइस HCl में आइस क्यूब
ले लेते हैं और आइस क्यूब बीकर में डाल के थोड़ा एनिलीन डाल लेते हैं, NaNO2 और थ्राइस HCl डाल के 10-15-20 मिनट रख लेते हैं और फिर हम तो उसमें क्या होता है देखो, ये कंपाउंड बन जाता है एक। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन डायazonium क्लोराइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन डायazonium क्लोराइड। बेंजीन डायazonium क्लोराइड हाईली रिएक्टिव रिएजेंट है, ग्रीनिया रिएजेंट की तरह ही रिएक्टिव है और ये अनस्टेबल है क्योंकि N2 पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी ये वाला बॉन्ड इस तरफ टूट जाता है। तो कब किसी भी रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो जब हम एनिलीन को, ठीक है, एनिलीन का पहले डायजोटेन, तो इस स्टेप को हम बोलते हैं डायजोटाइजेशन है ये। तो एनिलीन का डायजोटेशन होता है और ये जो बन गया, ये नाम लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड बेंजीन डायazonium सॉल्ट। और बेंजीन डायazonium Cl- है तो इसका पूरा नाम हो जाएगा बेंजीन डाई मतलब 2, एजो मतलब नाइट्रोजन, ओनियम मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड मतलब Cl-। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। जैसे कार्बोनियम आयन कार्बन पे प्लस, नाइट्रोनियम आयन नाइट्रोजन पर प्लस, सॉरी नाइट्रोनियम आयन NO2 पर प्लस, क्लोरोनियम आयन Cl पर प्लस, ब्रोमोनियम आयन ब्रोमीन पर प्लस। तो अब हम क्या करते हैं, इसको वाटर के साथ बॉईल करते हैं। तो वाटर के साथ जब हम इसको बॉईल करते हैं तो वाटर के साथ बॉईल करने पर क्या हो जाता है, यहाँ इसकी जगह OH आ जाता है, इसकी जगह क्या आ जाता है, OH आ जाता है और फिनॉल बन जाता है, N2 प्लस HCl अलग रिलीज हो जाता है। तो ये आराम से हम ये वाला एनिलीन टू फिनॉल, हाउ टू कन्वर्ट एनिलीन टू फिनॉल, ऐसा कन्वर्जन आ जाए तो आप इस तरह से करोगे। बहुत बच्चे बोलते हैं ना कन्वर्जन टफ है, बेटा कन्वर्जन टफ नहीं है, कन्वर्जन यही तो है। जैसे अभी आज ही मैंने 2 कन्वर्जन करा दिया आपको, हाउ टू कन्वर्ट बेंजीन टू फिनॉल। तो बेंजीन टू फिनॉल, तो बेंजीन का सल्फोनेशन किया अपन ने और फिर NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया, फिनॉल बन गया। हाउ टू कन्वर्ट एनिलीन टू फिनॉल, तो एनिलीन का डायोचिटेनेशन करके वाटर के साथ बॉईल कर दिया। तो ये कन्वर्जन है बेटा। तो कन्वर्जन में क्या है, आपको रिएक्शन आनी चाहिए। अब देखो आप आगे बढ़ते हैं हम, दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यूमिन मेथड, फ्रॉम क्यूमिन। बेसिकली ये इंडस्ट्रियल मेथड है और पूरे वर्ल्ड वाइज अगर फिनॉल सबसे ज्यादा जिस मेथड से बनाया जाता है उसको हम क्यूमिन मेथड बोलते हैं। इस क्यूमिन मेथड में सबसे पहले क्यूमिन क्या होता है, क्यूमिन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमिन होता है बेटा, ये देखो बेटा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्योंकि CH पे 2 CH3 आ गए, जैसे हम इसको क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप, CH पे 2 CH3, Cl है तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, OH है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, NH2 है तो आइसोप्रोपाइल एमाइन, और अगर मैंने यहां बेंजीन लगा दी तो ये हो गई आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। तो जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही हम क्यूमिन बोलते हैं, CUMENE। अब इस क्यूमिन में ये हाइड्रोजन एटम बेंजाइलिक H एटम है, क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बन हो गया। आपको मालूम है बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, जब वो एरोमेटिक कार्बन के साथ जो पहला कार्बन जुड़ा रहता है उसको बेंजाइलिक बोले, बेंजाइलिक H, और बेंजाइलिक H मोर रिएक्टिव होते हैं, हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। अब जब हम इसको एयर के साथ यानी O2 के साथ इसको हीट करते हैं तो O डबल बॉन्ड O, तो ये इससे रिएक्शन करता है और यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होकर और ये जो ऑक्सीजन है, ये जो O2 मॉलिक्यूल है, वो इस बेंजाइलिक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाती है। वो कहाँ आ जाती है, वो आ जाती है इस बेंजाइलिक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और
जब ये बेंजाइलिक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगी, जब ये बेंजाइलिक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगी तो ये कंपाउंड बन गया। और दिस कंपाउंड इज कॉल्ड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये इस कंपाउंड का नाम क्या देते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड बॉन्ड हो गया तो ये क्यूमीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और ये बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को हम H2SO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, यानी H2SO4 के साथ जब अपन इसको हीट करते हैं, ठीक है ना, तो ये इस तरह से डिकम्पोज हो जाता है, ये कीटोन अलग हो जाता है इसमें से, और ये कीटोन अलग हो जाएगा तो कुल मिला के हमारे पास जो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो ये OH आ जाएगा, तो यहां पर ये हमारे पास फिनोल मिल जाता है, और दूसरा इधर हमारे पास हमको ये एसीटोन मिल जाता है, एसीटोन और फिनोल। तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल रिएक्शन है। यूजफुल रिएक्शन इसीलिए बेटा क्योंकि यहां पर हमने क्यूमीन से आइसोप्रोपाइल बेंजीन का सिंपल एयर से रिएक्शन कराया, एयर से हीट करा के और H2SO4 के साथ हीट किया, तो नंबर 1 कॉस्ट बहुत कम आई, क्योंकि जो रिएजेंट एयर में O2 बहुत है, H2SO4 भी इजीली अवेलेबल है, और फिर एक साथ फिनोल और एसीटोन दो वैल्यूएबल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले। फिनोल और एसीटोन दो वैल्यूएबल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, और इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो हम इनको इजीली, इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, बॉइलिंग पॉइंट में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, इसीलिए हम इनको इजीली एक दूसरे से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या किसी सूटेबल मेथड से बहुत इजीली हम इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं। तो कहने का मतलब एक रिएक्शन दो प्रोडक्ट, एक पंथ दो काज जिसको बोलते हैं, एक पंथ दो काज, एक रिएक्शन और दो प्रोडक्ट मिल गया हमारे को, दोनों काम के हैं, ठीक है। इस वजह से हम क्यूमिंग मेथड को ही इंडस्ट्री के अंदर प्रेफर करते हैं, ये बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए, क्योंकि दो वैल्यूएबल कंपाउंड्स हमको मिल रहे हैं। अब ये आ रहा है बेटा, अब ये आप पोस्ट करके आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। 11.5 राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द पोस्ट कर लो और प्रोडक्ट लिख लो, और फिर मैं जो लिख रहा हूँ वो ये क्वेश्चन सेकंड वाला तो मैं करा चुका हूँ, मैंने कहा ना 2017-18 के अंदर, या तो 2017 या तो 2018 के पेपर में देखो तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो फर्स्ट वाला सिंपल मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब मैं क्या बताऊं, इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। तो जब हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, तो मार्कोनी का एडिशन हो जाएगा और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, प्रोपेन 2 और बन जाएगा। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ये मार्कोनी का एडिशन है डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। सेकंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड मैंने क्या कहा था, ये एस्टर ग्रुप है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, तो खाली इसको यही रिडक्शन यहीं पर होगा, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड बनेगा, आप प्रीवियस क्लास को में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये एस्टर हो गया, तो एस्टर पर रिडक्शन नहीं होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड एस्टर को, एमाइड को, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस नहीं करता है, तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड। हाँ, अगर हम यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो इसका भी रिडक्शन हो जाएगा, ये CH3 है तो CH3 कर दो बेटा, ठीक है, ये बन जाएगा। और यहां पर भी अगर हम इसका ले लें तो या एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये CH2OH, तो ये रिडक्शन है, और ये हम सब रिएक्शन पहले ही कर चुके हैं, और ये अब आपको आनी चाहिए। तो ये हुआ हमारा 11.5 क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज।
तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की डिस्कस कर रहे हैं तो मेनली पहले मैं अल्कोहल का कंपैरिजन कर लेता हूं। तो अगर मैं बात करूं वाटर की, वाटर से कंपेयर कर लेता हूं मैं। वाटर, ये वाटर हो गया बेटा। वाटर के अंदर वाटर हो अल्कोहल हो, दोनों में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, ठीक है। ये अल्कोहल हो गया। लेकिन ईथर में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है। तो अब देखो यहां पर ये डॉटेड लाइन, ब्लू डॉटेड लाइन किसको बता रही है? ये ब्लू डॉटेड लाइन हमको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बता रही है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि है ना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, मतलब आपसे अगर कोई ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आपका आंसर होगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। किसके कंपैरिजन में? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन के, वैन डर वाल्स फोर्सेस के, लंदन फोर्सेस के। लंदन फोर्सेस को डिस्पर्शन फोर्सेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब, तो यहां पर हमने ये वाली बात कही। और तो यहां पर देख लो, जो ईथर के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा? हम अगर लेफ्ट टू राइट आगे बढ़े, यानी वाटर से अल्कोहल, अल्कोहल से ईथर, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज हो रहे हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज होंगे तो क्या होगा? इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होंगे। यानी ईथर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे कम है। अगर मेरे पास ये वाटर है, इसमें अल्कोहल है और इसमें ईथर भरा हुआ है, तो ये हो गया हमारा पानी, वाटर, अल्कोहल, ईथर। तो यहां से वेपर थोड़ी थोड़ी निकलेगी, यहां से बहुत ज्यादा निकलेगी और यहां से बहुत सबसे तेजी से निकलेगी। तो ईथर क्या है? ईथर बेसिकली ये जो ईथर जो है, ये ईथर जो है बेटा, ये ईथर सबसे ज्यादा वोलेटाइल है। यानी अगर आपने ईथर की बोतल भूल से लैब में खुली छोड़ दी, ठीक है, तो नेक्स्ट डे वो बोतल खाली मिलेगी, क्योंकि वो ईथर सारा का सारा एस्केप आउट हो जाएगा सराउंडिंग में। तो अल्कोहल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कोरोस्पोंडिंग ईथर से ज्यादा होते हैं। अल्कोहल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, अल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो कोरोस्पोंडिंग ईथर से ज्यादा होंगे, नंबर 1। अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे हाइड्रोकार्बन से, अल्काइल हैलाइड से, क्योंकि अगर मैं अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, तो मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट, तो हमेशा ध्यान रखो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हम वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बोलते हैं। और अगर वो फोर्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन और H की वजह से है तो उसको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो देखो एल्केन में वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्सेस एल्केन में होते हैं। और यहाँ पर जो फोर्सेस होते हैं वो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, जिनको हम लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस बोलते हैं। उससे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एल्काइल हैलाइड्स में होते हैं, क्योंकि एल्काइल हैलाइड्स पोलर कंपाउंड है, इनके डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होते हैं, तो इनमें डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होता है। तो इसमें जो फोर्सेस होते हैं वो होते हैं लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस का मतलब होता है जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, जिनके डायपोल मोमेंट जीरो होते हैं, क्योंकि इनके डायपोल मोमेंट जीरो हैं, ठीक है। तो जो नॉन पोलर हैं, ठीक है, उनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं
उन फोर्सेस को वंडर वाल फोर्सेस बोलते हैं, सॉरी लंदन फोर्सेस बोलते हैं। मैं क्लियर कर दूं, लंदन फोर्सेस इज द टाइप ऑफ वंडर वाल फोर्सेस, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन इज द टाइप ऑफ वंडर वाल फोर्सेस, ठीक है। तो अच्छा ये पोलर है, तो इनमें कौन सा अट्रैक्शन होता है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होता है इनमें। तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, क्योंकि इनके डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होते हैं, तो ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होता है। इनकी म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, ये पोलर है। तो जो लंदन फोर्सेस होते हैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। और अगर मैं एल्कोहल की बात करूं, और अगर मैं एल्कोहल की बात करूं, तो एल्कोहल के अंदर तो क्या होता है, एल्कोहल के अंदर, और अगर मैं ईथर भी ले लेता हूं साथ में, तो एल्काइल हैलाइड से जो ज्यादा फोर्स हो जाएंगे वो ईथर में हो जाएंगे इंटरमोलिकुलर, और फिर एल्कोहल में हो जाएंगे, क्योंकि इनमें भी इसी तरह के फोर्स हैं। लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, दो एल्काइल ग्रुप होने की वजह से एल्काइल हैलाइड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ईथर्स में होते हैं, और फिर ईथर से ज्यादा एल्कोहल में होते हैं, क्योंकि एल्कोहल के जो फोर्सेस होते हैं वो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर मैं बात करूं इन सब के कंपैरिजन, अपने आप में क्लियर हो गया कि लेफ्ट टू राइट जो चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जो हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, तो लेफ्ट राइट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ग्रुप वाइज कोरोस्पोंडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने कोरोस्पोंडिंग, ये हो गया इथेन। अब इथेन का कोरोस्पोंडिंग एल्काइल हैलाइड क्या होगा, इथेन का कोरोस्पोंडिंग एल्काइल हैलाइड हो जाएगा CH3 CH2Cl, इथेन क्लोरोइथेन, और इसका कोरोस्पोंडिंग हो जाएगा CH3O CH3, यानी, और इसका कोरोस्पोंडिंग एल्कोहल हो जाएगा CH3 CH2OH। समझ में आई मेरी बात? तो इसमें भी दो कार्बन, इसमें भी दो कार्बन, इसमें भी दो कार्बन। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं बेटा, C, ये क्या हो गया, C2H6 C2H5X C2H6O, ठीक है, और ये हो गया C2H6O, लेकिन यहां फंक्शनल ग्रुप ईथर है, यहां फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, ठीक है। अब आप देख लो, कोरोस्पोंडिंग का मतलब समझ गए, इन सब में दो दो कार्बन है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये सब एक दूसरे के कोरोस्पोंडिंग है, ठीक है। यानी इथाइल एल्कोहल का कोरोस्पोंडिंग एल्केन कौन होगा, इथेन। प्रोपाइल एल्कोहल, समझ गए, प्रोपाइल एल्कोहल का कोरोस्पोंडिंग एल्केन कौन होगा, प्रोपेन। प्रोपाइल एल्कोहल का कोरोस्पोंडिंग एल्काइल हैलाइड कौन सा होगा, प्रोपाइल क्लोराइड। यानी कार्बन के नंबर सेम रखो, तो ये सब एक दूसरे के कोरोस्पोंडिंग, इस, ठीक है ना, ये दोनों कोरोस्पोंडिंग है, ये ईथर और फिनॉल दोनों में, सॉरी ईथर और एल्कोहल, ये दोनों एक दूसरे के कोरोस्पोंडिंग है, मतलब इसमें भी दो कार्बन है, ये देख लो, और इसमें भी दो कार्बन है। तो हम अब इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे, तो इथेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इथाइल हैलाइड का हो जाएगा, उससे ज्यादा डाइमिथाइल ईथर का होगा, उससे ज्यादा इथेनॉल का होगा। और देख लो, इथेन गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, जबकि ये लिक्विड है, ठीक है। तो एकदम इथेनॉल गैस से मतलब ये कोरोस्पोंडिंग है, तो इसकी फिजिकल स्टेट गैस है बेटा, इसकी गैस है, इसकी गैस है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इतने कम है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे को ज्यादा क्लोज नहीं ला पा रहे हैं, तो ये दूर दूर रहेंगे मॉलिक्यूल, तो इनकी फिजिकल स्टेट गैस ही रहेगी। लेकिन इथाइल एल्कोहल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से मॉलिक्यूल इतने क्लोज आ गए कि उनकी फिजिकल स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गए। तो लेफ्ट टू राइट में चल रहा हूं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो एल्कोहल, अब यहां पर ये फिक्स है कि दो, हमको हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो किस पे भी डिपेंड करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसके अलावा किस पे भी डिपेंड करते हैं, मॉलिक्यूलर मास पे और सरफेस एरिया पर। किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा
उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। सरफेस एरिया, एक दूसरे का कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है जिनको हम वैन डेर वाल्स फोर्सेस कहते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोलिकुलर मासेस। वैन डेर वाल्स फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सरफेस एरिया। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होते जाएंगे, क्योंकि ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम हो जाता है, कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया कम हो जाता है। ठीक है, अब ये देखो, जैसे मैं बात करूं CH3OH, अब CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। और तो अब देखो, मैं चाहूं तो एक और लिख दूं, ठीक है, तो ये एक और लिख देते हैं CH3 CH2 CH2OH। तो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट देखो सब में OH कॉमन है, तो जो कॉमन फैक्टर होता है वो डिसाइड नहीं करता है प्रॉपर्टीज को, अनकॉमन फैक्टर। तो यहां पर क्या है, यहां पर बेटा मिथाइल है या इथाइल है या प्रोपाइल है या ब्यूटाइल है। तो सबसे ये हो गया कि एक तो क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH की वजह से सब में कॉमन है। तो अब हम जब यहां पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हम यहां को मेंशन नहीं करेंगे, उसको जिक्र नहीं करेंगे, हम तो ये बोलेंगे कि लेफ्ट राइट चल रहे हैं तो मोलिकुलर मासेस ऑफ एल्कोहल इंक्रीज हो रहे हैं। और मोलिकुलर मास ऑफ एल्कोहल इंक्रीज होने से क्या होगा, इनके वैन डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे, क्योंकि देखो OH के बीच में तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर एल्काइल ग्रुप्स के बीच में वैन डेर वाल्स फोर्सेस है, तो दोनों फोर्स ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे दो ब्यूटाइल एल्कोहल है बेटा, देखो बेटा समझो मेरी बात को, जैसे ये ब्यूटाइल एल्कोहल है या प्रोपाइल एल्कोहल ले लो, ये प्रोपाइल एल्कोहल, ये प्रोपाइल एल्कोहल, ये प्रोपाइल एल्कोहल हो गए बेटा दोनों। अब इनमें क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में तो कौन सा फोर्स हो गया, इन दोनों के बीच में तो हो गया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों के बीच में तो क्या आ गया बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो ये दोनों एल्काइल ग्रुप हैं और इनके बीच में जो ये फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में वो हो जाएगा वैन डेर वाल्स फोर्स। ठीक है, वो हो जाएगा वैन डेर वाल्स फोर्स। और ये वैन डेर वाल्स फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलिकुलर मास और साथ में सरफेस एरिया के। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, OH की वजह से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें भी, लेकिन एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ रहे हैं। तो दूसरा सरफेस एरिया इंक्रीज, और सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो कुल मिला के वैन डेर वाल्स फोर्सेस, या मैं लिखूं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे, तो जैसे जैसे एल्कोहल हायर साइड जाएंगे, जैसे ये लोअर एल्कोहल हो गया तो ये हायर एल्कोहल हो गया, पेंटेनॉल और बड़ा हायर एल्कोहल हो गया, ठीक है, हेक्सेनॉल और बड़ा हो गया, हायर एल्कोहल हो गया। तो कुल मिलाकर क्या होगा, हायर एल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हाई होंगे। रीजन ये है कि उनके मॉलिक्यूलर मास और सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इस वजह से उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाते हैं। अब हम साथ में सोलिबिलिटी भी डिस्कस करते चलते हैं। तो देखो यहां पर एल्कोहल वाटर में सोलिबल है, तो एल्कोहल वाटर में इसलिए सोलिबल है, ये हमेशा ध्यान रखो। ऐसे सारे कंपाउंड जो क्या करेंगे, ऐसे सारे कंपाउंड जो कि
चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो ईथर हो, चाहे वो एमीन्स हो, ऐसे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब वाटर में डाला जाए और वो वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए तो हम बोलेंगे वो सॉल्युबल है। हम क्या बोलेंगे? वो सॉल्युबल है। तो यहां पर देखो, जो अल्कोहल और वाटर है, यहां पर जो अल्कोहल और वाटर है, अल्कोहल और वाटर क्या कर रहा है, या अल्कोहल और वाटर, जब हम अल्कोहल को वाटर में डालते हैं तो अल्कोहल और वाटर एक दूसरे के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बता रही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अल्कोहल वाटर में क्यों डिसॉल्व होता है, तो हम बोलेंगे अल्कोहल के अंदर ROH है, तो OH ग्रुप हाइड्रो OH ग्रुप जो है हमारा वो हाइड्रोफिलिक है। OH ग्रुप जो है वो वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, और वाटर के साथ जब वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है, तो वो वाटर में सॉल्युबल है। तो अल्कोहल की ऑक्सीजन वाटर के इन H एटम से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देंगे, और इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन, ये देखो, वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कुल मिला के अल्कोहल रैपिडली डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, क्योंकि अल्कोहल का OH वाटर के साथ इस तरह से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ये हमारा अल्कोहल मॉलिक्यूल है, ये हमारा अल्कोहल हो गया मॉलिक्यूल, और ये वाटर, और इधर नीचे वाटर। आई थिंक क्लियर है आपका कंसेप्ट। लेकिन अब यहां पर देखो, तो अल्कोहल क्यों डिसॉल्व हुआ? इस OH ग्रुप की वजह से डिसॉल्व हुआ, क्योंकि इसमें अल्कोहल के अंदर दो पार्ट है बेटा। अल्कोहल के अंदर क्या है? अल्कोहल के अंदर दो पार्ट हैं। कौन से पार्ट है? हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। देखो ROH, तो इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये वाला जो पोर्शन है, ये है हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट, यानी ये बिल्कुल जल को, वाटर को पसंद नहीं करता है, वाटर रिपेलेंट है। ये इनसॉल्युबल, ये है इनसॉल्युबल पार्ट, ठीक। और ये जो है, ये जो OH है, ये है हाइड्रोफिलिक। क्यों है? ये दिख ही रहा है, हाइड्रोफिलिक है, क्योंकि ये जो होता है ये वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो यहां पर एक तरह से ROH में जो R है वो तो मना करता है कि मुझे वाटर में डिसॉल्व नहीं होना है, मेरे को पानी में नहीं डूबना है। OH बोलेगा नहीं, मैं तो वाटर में जंप करूंगा और वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाऊंगा। तो यहां पर एक तरह से कंपटीशन हो गई। R बोलेगा मुझे नहीं जाना है, OH बोलेगा मुझे जाना है। अब आप एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। जैसे अब आप और मैं तो ऑर्डिनरी पर्सन है, ठीक है। तो अब हमारा किसी ने हाथ पकड़ रखा है, किसी रेसलर ने, जो हमारे से बहुत ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। अब उसने जब हमारा हाथ पकड़ रखा है और स्विमिंग पूल के पास खड़ा है, ठीक है, और वो स्विमिंग पूल में जंप कर रहा है, तो हम भी उसके साथ स्विमिंग पूल में चले जाएंगे। रीजन ये है कि हम उसको रोक नहीं पाते हैं, हम नहीं जाना चाहते थे लेकिन फिर भी चले गए। किसकी वजह से चले गए? क्योंकि हमारा हाथ किसने हमारा हाथ किसने पकड़ रखा था? जो हमारे से बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो हम उसको रेजिस्ट नहीं कर पाए, अपोज नहीं कर पाए। लेकिन इसका उल्टा हो जाए, ठीक है, कि हमने यहाँ हमारा हाथ, या हमने जिसका हाथ पकड़ रखा है, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। अब हम वाटर में जंप नहीं करना चाहते हैं और वो करना चाहता है, तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि हम उसको जाने नहीं देंगे। तो यहां पर वही है कि ये हाइड्रोफोबिक पार्ट और ये हाइड्रोफिलिक। अब कुछ अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो मेरे से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अभी तो आपने कहा
अभी तो आपने कहा कि ऐसे सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऐसे सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनमें फंक्शनल ग्रुप है OH, CHO, CO, Cl, CO, NH2, COOH, OH, NH2, ये सब वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि ये वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। बिल्कुल सही बोला था मैंने, लेकिन हमको एक चीज और इसके साथ अब ऐड करनी पड़ेगी कि ये बिल्कुल वाटर में ये फंक्शनल ग्रुप डिसॉल्व होते हैं। एल्कोहल ग्रुप वाटर में डिसॉल्व होता है, मतलब OH ग्रुप। COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाटर में डिसॉल्व होता है। CONH2 ग्रुप एमाइड ग्रुप वाटर में डिसॉल्व होता है। NH2 ग्रुप वाटर में डिसॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। लेकिन ये अब वाटर में डिसॉल्व तभी हो पाएंगे जब इनके साथ जुड़ा हुआ ये वाला ग्रुप अगर ये वाला ग्रुप छोटा है, अब जैसे इस ग्रुप का साइज बढ़ता जाता है तो इसकी पावर बढ़ता जाता है, इसकी डोमिनेंसी बढ़ती जाती है, तो क्या होता है? लोअर अल्कोहल, लोअर एल्डिहाइड, लोअर कीटोन, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड, लोअर एमीन्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बोलूं तो मिथाइल अल्कोहल सबसे तेजी से सॉल्युबल होगा क्योंकि CH3 सबसे छोटा है। CH3 मना कर रहा है लेकिन OH ज्यादा डोमिनेट कर गया, OH उसकी सुनेगा ही नहीं यहां। और जैसे यहां तक आते आते क्या हो जाएगा, ये ब्यूटाइल ग्रुप है, CH3 CH2 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 OH, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में कम है इसके कंपैरिजन में। इसीलिए कि यहाँ जो ब्यूटाइल ग्रुप है, यहाँ पर जो ब्यूटाइल ग्रुप है वो ज्यादा बड़ा ग्रुप है। यहाँ पर जो ब्यूटाइल ग्रुप है वो ब्यूटाइल ग्रुप क्या है? ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो ज्यादा बड़ा ग्रुप है। और ब्यूटाइल ग्रुप ज्यादा बड़ा होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो रेजिस्ट करेगा OH को वाटर में। OH वाटर में जा तो रहा है लेकिन बड़ी मुश्किल से जा रहा है, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। अब जनरली मेरे से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कब हम बोले ये वाला मॉलिक्यूल सॉल्युबल है कब नहीं। तो जनरली जो ये देखा गया है कि जब एल्काइल ग्रुप जो है, ठीक है ना, ये जो एल्काइल ग्रुप है 5 कार्बन तक आते आते तो स्पायरिंगली सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन 6 और 6 से अबव होते हुए इसकी डोमिनेंसी बढ़ जाती है। यानी हेक्सेनॉल है तो 6 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप हो गया, फिनॉल है तो C6H5OH हो गया, ठीक है। तो 6 और 6 से बड़ा कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप होगा, 6 और 6 से बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा, 6 और 6 से ज्यादा कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप होगा, जैसे हेक्साइल अल्कोहल हो गया, हेप्टाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है, फिनॉल हो गया C6H5OH, ठीक है। तो ये वाले इनसॉल्युबल हो जाते हैं। तो आप क्या लिखोगे? फर्स्ट 3 मेंबर, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, अच्छे से। फिर ब्यूटाइल अल्कोहल और पेंटाइल अल्कोहल स्पेरिंगली सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल, और पेंटाइल अल्कोहल के बाद सॉल्युबिलिटी न के बराबर या इनसॉल्युबल, ठीक है। अब जैसे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है कि फिनॉल का जो OH है वो वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, उसके बावजूद भी जो फिनॉल है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे? फिनॉल का जो C6H5 है, फिनॉल का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है किसके ऊपर? हाइड्रोफिलिक OH के ऊपर, हाइड्रोफिलिक OH के ऊपर, ठीक है। वो हाइड्रोफिलिक OH के ऊपर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया ये तो हो गया हमारा फिनॉल का C6H5OH। तो ये तो हो गया हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये हो गया हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये हो गया हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। तो अब फिनॉल के अंदर ये वाला जो पोर्शन है हाइड्रोफोबिक पार्ट वो ज्यादा डोमिनेट करता है। तो इसीलिए अगर ये ज्यादा डोमिनेट करेगा क्योंकि 6 कार्बन आ गया तो ये इनसॉल्युबल हो गया। तो फिनॉल वाटर में इनसॉल्युबल होता है, एनिलीन वाटर में इनसॉल्युबल होता है, बेंजोएल्डिहाइड वाटर में इनसॉल्युबल होता है क्योंकि ये एरोमेटिक
OH भी लगा है, NH2 भी लगा है, CHO भी लगा है, तो इनसॉल्युबल है या वेरी लेस सॉल्युबल है। रीजन ये है कि इनका जो ये C6H5 जो होता है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा डोमिनेट करता है, तो ये वाटर के अंदर इसको एंटर नहीं करने देता है। तो इसीलिए जनरली कहीं पर भी जाएंगे तो लोअर वन सॉल्युबल, हायर वन और इंटरमीडिएट ब्यूटाइल और पेंटाइल वाले स्पायरिंगली सॉल्युबल, और हेक्साइल से ऊपर जाने जाएंगे तो वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं। लोअर वालों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और हायर वालों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लोअर वालों में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होने की वजह से लोअर वन या तो लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम हायर मोलिकुलर मासेस की तरफ जाते जाते हैं, वैसे वैसे फिजिकल स्टेट लिक्विड से वैक्सी सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड और फिर हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। आप एल्केन भी देख लो ना, मीथेन गैस, इथेन गैस, प्रोपेन गैस, ब्यूटेन गैस, पेंटेन गैस, हेक्सेन से लिक्विड हो गया, ठीक है। और फिर आते 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 जो पेट्रोल केरोसिन होते हैं वो होते हैं C11, C12, C13, फिर ये C14, मतलब मेरे कहने का मतलब C10 से लेके C15 के बीच में पेट्रोल, केरोसिन और डीजल आते हैं, ये हाइड्रोकार्बन ही तो है। 16 तक आ जाते हैं, C16 तक आ जाते हैं। C10 से लेके C16 तक पेट्रोल, डीजल और केरोसिन वाले हाइड्रोकार्बन है, जो लिक्विड है हम जानते हैं। और C17 वाला जो एल्कीन है, C17 वाला जो एल्केन है, मैं एल्कीन बोल गया भूल से, C17 वाला जो एल्केन है, और C17, C18, C19 ये वाले जो एल्केन है, ये सॉलिड होते हैं, जिनको पैराफिन वैक्स बोलते हैं। ये मोम की तरह, वैक्स की तरह सॉलिड होते हैं। तो इसी तरह से एल्कोहल में भी वही होगा, एमीन में भी वही होगा, हर फंक्शनल ग्रुप में यही होगा। उनके मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएंगे तो हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड, हायर मॉलिक्यूलर मास वाले, C10 वाले, C12 वाले, C14 वाले, C15 वाले, C16 वाले, मैं इनको हायर बोल रहा हूं, C18 वाले। तो हायर, जैसे जैसे हायर मॉलिक्यूलर मासेस की तरफ जाएंगे तो फिजिकल स्टेट लिक्विड से सॉफ्ट सॉलिड से थोड़ा सा हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनमें बढ़ रहे हैं। और ये सारे के सारे ये सारे के सारे मोलिकुलर क्रिस्टल में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे पैराफिन वैक्स यानी C17 वाला एल्कीन है, C18 वाला एल्केन है, तो ये क्या है? मोलिकुलर क्रिस्टल है, सॉफ्ट है, ठीक है। तो यहां पर ये वाली बात डिस्कशन में आई कि इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो मैंने थोड़ा सा आपको कॉमन डिस्कशन भी दे दिया, ताकि आप देखो, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कोई अननोन क्वेश्चन भी आएगा तो भी आप उसको अपने कॉन्सेप्ट को यूज करके उसका एक्सप्लेनेशन बता सकते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। और मैंने पहले कहा था, आप मल्टीपल रीडिंग और मल्टीपल लिसनिंग से आपको चीजें बार बार माइंड में आएगी, ठीक है, तो वो याद हो जाएगी और परमानेंट याद हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ब्रांचिंग, जैसे ये देखो, मैं इसकी बात करूं तो यहां पर अगर हम ये देखें CH3, CH2, 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 ये हो गया हमारे पास N-ब्यूटाइल एल्कोहल। और फिर हो गया हमारे पास दूसरा, ले लेते हैं हम, जैसे ये ले लिया हमने सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। और ये ले लिया मैंने टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब अगर मैं इन तीनों के मॉलिक्यूलर मास देखूं तो सेम है, क्योंकि ये तो एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो ये OH आएगा बेटा, ठीक है। अब मैं ये हो गया C4H9 OH एल्कोहल है, तो ये इसके 3 एल्कोहल हो गए, C4H9 OH। अब ये N-ब्यूटाइल एल्कोहल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और ये हो गया हमारा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो अगर हम इनको डिस्कस करें तो इनके मॉलिक्यूलर मास तो सेम है। तो मॉलिक्यूलर मास देखो, तीनों में OH कॉमन, यानी तीनों के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह से कॉमन, तीनों के मॉलिक्यूलर मास कॉमन, लेकिन क्या डिफरेंस है? सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा,
इनका सरफेस एरिया, कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया सबसे ज्यादा हो गया, इसका और कम हो गया, और ये तो स्फीयर मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट हम इसका लॉजिक ये देंगे कि मॉलिक्यूलर मास सेम है, OH सेम है, बट सरफेस एरिया क्या हो रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीज, और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वंडरवाल फोर्सेस डिक्रीज होंगे, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। और साथ में एक चीज और कह दूं, सॉलिबिलिटी इन वाटर विल डिक्रीज। सॉलिबिलिटी ऑफ वाटर, पानी में, वाटर में इसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल वाटर में लेस सॉल्युबल है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं सिंपल सी बात बताऊं, ये OH पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, या OH पर स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया, या OH पे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, तो ये OH वाटर के साथ ज्यादा इजीली इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो इसीलिए प्राइमरी एल्कोहल्स जो होते हैं, ठीक है, वो वाटर में मोर सॉल्युबल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके OH के पास स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल उसको चारों तरफ से घेर के उसके साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली बना देते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या, मैंने SN2 प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है कंसेप्ट है। या देखो ये 3 CH3 का स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से यहाँ पर इस OH के साथ, टर्सरी अल्कोहल के OH के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा वाटर मुश्किल से बना पाता है, इसीलिए टर्सरी अल्कोहल की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम रहती है। तो यहां पर हमने ये सब डिस्कस किया। अब ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसी तरह से फिनॉल के भी बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा ही होंगे, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फिनॉल के अंदर क्या होगा, फिनॉल में क्या होता है, देखो बेंजीन रिंग फ्लेटेड स्ट्रक्चर है। बेंजीन रिंग तो क्या होती है, हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है उस बेंजीन, ठीक है, उसका हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और OH हो गया साथ में। तो यहां पर क्या हो गया, सरफेस एरिया भी ज्यादा हो गया और OH का इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गया। तो फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, क्योंकि फिनॉल में बेंजीन का जो सरफेस एरिया है, क्योंकि वो फ्लेटेड स्ट्रक्चर है इस तरह से, तो इनका सरफेस एरिया भी एक दूसरे के ज्यादा कांटेक्ट में आता है, और इनके OH ग्रुप एक दूसरे के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, तो फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया, और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया है बेटा, तो इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है, तो आप इसको एक बार, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ, ये डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको आप ध्यान से देख लें और इसको कॉपी कर लें आप, ठीक है। और एक मिनट, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर पास साइड से कट रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा कैमरे को सेट कर देता हूं। ये देख लो बेटा, अब आपको पूरा स्लाइड डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो ये वाला आपको ये मैं रीड नहीं करूंगा बेटा, इसको तो आपको खुद ही रीड करना है और खुद देख लो आप, क्योंकि ये जो कुछ पढ़ाया है उसको मैंने उसका थ्योरेटिकल फॉर्म लिखा हुआ है। फिर इस तरह से आप ये देखो, लोअर अल्कोहल C1 to C3 are completely soluble in water. As we go higher in the series, the water solubility falls rapidly. ये जो मैंने डिस्कशन किया है उसका थ्योरी लिखा हुआ है इसमें। फिर और आगे देखते हैं अपन। अब ये देखो, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको, ठीक है। और ये शॉर्ट में जो लिखा हुआ है वो देखो आप, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में रीजन। तो ये वाली स्लाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जब टू द पॉइंट आंसर क्या लिखना है वो ये है, ठीक है ना। और फिर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो आप लिख सकते हो बेटा, देखो ये अब आप इसको सेल्फ कर सकते हो बेटा। मिथेनॉल का सबसे कम होगा, मिथेनॉल से ज्यादा इथेनॉल का होगा, इथेनॉल से ज्यादा प्रोपेन 1 ऑल का होगा, उससे ज्यादा ब्यूटेन 1 ऑल का होगा, फिर ब्यूटेन 2 ऑल का होगा, और फिर पेंटेन 1 ऑल का होगा, ठीक है। तो सबसे कम किसका हो जाएगा, सबसे कम मिथेनॉल का हो जाएगा। अभी डिस्कशन किया है वही क्वेश्चन है, ठीक। उससे ज्यादा ये मिथेनॉल से ज्यादा किसका हो जाएगा, इथेनॉल से ज्यादा किसका हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल का। प्रोपेन 1 ऑल से ज्यादा किसका होगा, प्रोपेन 1 ऑल से ज्यादा हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल का, ब्यूटेन 2
और ब्यूटेन 2 से ज्यादा किसका हो जाएगा, ब्यूटेनॉल का। वही देख लो, अब इन दोनों में से इसका ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। और सबसे ज्यादा किसका होगा, पेंटेन 1 का, सरफेस एरिया भी ज्यादा, मोलिकुलर मास भी ज्यादा। तो ये जो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं, बहुत सिंपल ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, खाली यहां वाली इस सर्कल पे ध्यान दो। ये ब्यूटेन 2 मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, इसमें ब्रांचिंग आ गई, इसमें ब्रांचिंग नहीं है। तो ब्रांचिंग की वजह इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन इसका सरफेस एरिया कम है, इसलिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और इसका ज्यादा होगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा इसका। ये बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का ही, और कोई भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, पेंटेन 1 एन ब्यूटेन, पेंटेनल और इथोक्सीथेन, ये भी अभी मैंने इस क्लास में डिस्कस किया ही है बेटा। सबसे कम एन ब्यूटेन का, सबसे कम किसका हो जाएगा, एन ब्यूटेन का, क्योंकि एन ब्यूटेन क्या है, दिस इज एन ब्यूटेन, CH3 CH2 बस क्लास ओवर हो गई है। ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है हमारा, एन ब्यूटेन। अब ब्यूटेन से ज्यादा किसका होगा, ब्यूटेन से ज्यादा होगा ईथर का, क्योंकि ईथर इथोक्सीथेन, ये देखो CH3 CH2 इथोक्सी ईथर, ये है इथोक्सी ईथर। इथोक्सी ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, अभी अपन ने डिस्कस कर रखा है ये। और उसके बाद पेंटेनल हो जाएगा, पेंटेनल CH3 CH2 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 CHO। तो इसमें डायपोल अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होगा जब OH हो ग्रुप में या NH2 हो, तो न तो इसमें OH है ना NH2 है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट वन हो जाएगा पेंटेन 1 CH3 CH2, ये तो हो गया हमारा पेंटेनल, और लास्ट वन इज पेंटेनॉल। एल्कोहल है, तो एल्कोहल में तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहां पर हम ये सीक्वेंस रहेगा पेंटेन 1 तो हमारे पास ये सीक्वेंस हो गया बेटा। तो टॉप टू बॉटम इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ये सारे पॉइंट हम इस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।